नमस्कार साथियों। हमने मेवाड़ राजवंश, चौहान राजवंश के बारे में और जयपुर के कछवा राजवंश के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब जो अन्य राजवंश बच गए हैं हमारे, आज हम इस वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का मेरी इस क्लास में स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से। गुर्जर प्रतिहार वंश, ये जो गुर्जर प्रतिहार शब्द है वो गुजरात प्रदेश से बना है। किससे बना है? गुजरात प्रदेश से गुर्जर प्रतिहार शब्द बना है। इतिहासकार मंजूमदार के अनुसार जो 6वीं से 12वीं शताब्दी का समय था, तब अरब आक्रमणकारियों को रोकने का काम किया था गुर्जर प्रतिहारों ने। और जो बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय है, उनका जो ऐहोल अभिलेख है उसमें सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख कहाँ मिलता है? जो बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय है, उनका एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख है। तो उसमें सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। अब कुछ शिलालेख है जिसमें प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। कौन कौन से वो शिलालेख है? नीलकुंठ शिलालेख, राधनपुर, देवली और करहाड़ के शिलालेख। इन शिलालेखों में प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। और उद्योतन सूर्य का जो ग्रंथ है कुवल्यमाला, और सोमदेव का यशस्वी तिलक चंपू ग्रंथ है, और स्कंद पुराण में प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। तो क्या कहा गया? प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। मूणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई है? तो 26 शाखाएं बताई है। मूणोत नैणसी गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं मंडोर की शाखा। गुर्जर प्रतिहारों की जो 26 शाखाएं थी, उनमें सबसे प्राचीन कौन सी थी? मंडोर की शाखा। सबसे पुरानी कौन सी थी? मंडोर की शाखा। मंडोर के जो प्रतिहार थे वो क्षत्रिय थे। जो मंडोर के जो प्रतिहार थे वो क्या थे? क्षत्रिय थे। मंडोर के शासकों का क्रम क्या है? पहले हरिश्चंद्र थे, फिर रज्जिल, फिर नरभट्ट, फिर नागभट्ट प्रथम, फिर तात, और फिर भोज, फिर यशोवर्धन, फिर शिल्लुक, और फिर कक, फिर बाउक, और फिर ककुक। ये मंडोर के शासकों का क्रम है। अब देखते हैं सबसे पहले शासक को, हरिश्चंद्र को। किनको देखते हैं? हरिश्चंद्र को। प्रतिहार वंश के ये संस्थापक माने जाते हैं हरिश्चंद्र। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? तो हरिश्चंद्र है। उनका उपनाम क्या था? रोहिलदित्य। क्या नाम था? रोहिलदित्य। और इनकी राजधानी क्या थी हरिश्चंद्र की? मंडोर। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक तो ब्राह्मण थी और दूसरी क्षत्राणी थी। तो जो छत्राणी थी भद्रा, उससे 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। कौन कौन से? भोगभट्ट, कदक और रज्जिल और दह। इनका जन्म होता है। जो इनकी छत्राणी पत्नी भद्रा थी, इनसे इन 4 पुत्रों का जन्म होता है। और वंशावली इनका जो तीसरे नंबर का पुत्र था रज्जिल, उससे प्रारंभ होती है। अब देखते हैं नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम नरभट्ट के पुत्र थे और रज्जिल के ये पोते थे। किनके पुत्र थे? नरभट्ट के तो पुत्र थे नागभट्ट प्रथम, और रज्जिल के ये पोते थे। राजधानी मंडोर से किसको बनाते हैं? मेड़ता। जो हरिश्चंद्र थे ये मंडोर वाली शाखा के, तो इसके संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र थे। तो इन्होंने किसको राजधानी बनाया था? उन्होंने बनाया था मंडोर को। और नागभट्ट प्रथम किसको बनाता है? मंडोर से मेड़ता को बना लेता है। नागभट्ट की जो रानी जज्जिका देवी थी, उनसे दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, तात और भोज उत्पन्न होते हैं। तात क्या करते हैं? अपने भाई को मंडोर सौंप देते हैं और संन्यास से ग्रहण कर लेते हैं। तात अपने भाई भोज को मंडोर सौंप कर क्या करते हैं? संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। फिर आते हैं कक। व्याकरण, ज्योतिष, न्याय और सर्व भाषाओं के ये कवित्व में निपुण थे। यानी सभी भाषाओं में ये कविता करने में निपुण थे। मुदागिरी के गौड़ शासक धर्मपाल को ये पराजित करते हैं कक। किस शासक को? जो मुदागिरी थी उसके गौड़ शासक थे धर्मपाल, उनको ये
पराजित करते हैं और सभी भाषाओं में कवित्व करने में निपुण थे। फिर आते हैं ककुक। 861 में जो घटियाला शिलालेख फलोदी में उत्कीर्ण करवाया था इन्होंने, जिसमें प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। 861 में फलोदी में एक घटियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाते हैं, उसमें प्रतिहार शासकों की हमें जानकारी मिलती है। घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ भी स्थापित करवाए थे। कहाँ कहाँ? घटियाला और मंडोर में। घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ भी स्थापित करवाए थे। और जालोर, उज्जैन, कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार मंडोर के जो प्रतिहारों से ही संबंधित थे। जो जालोर के गुर्जर प्रतिहार थे वो मंडोर के प्रतिहारों से ही संबंधित थे। जालोर वाले, उज्जैन वाले और कन्नौज वाले, ये जो मंडोर के प्रतिहार थे उनसे ही संबंधित थे। अब आती है भीनमाल शाखा। पहले पढ़ रहे थे हम, सबसे पुरानी शाखा कौन सी थी? मंडोर की शाखा। 26 शाखाएं हैं गुर्जर प्रतिहारों की, उनमें सबसे प्राचीन शाखा कौन सी बताई गई थी? तो मंडोर वाली शाखा प्राचीन। अब पढ़ेंगे भीनमाल शाखा के बारे में। भीनमाल शाखा के बारे में तो नागभट्ट प्रथम भीनमाल शाखा के संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम थे। मंडोर शाखा के कौन थे? तो हरिश्चंद्र थे। तो भीनमाल जो शाखा थी उसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक कहते थे और इनका जो दरबार था उसको नावलोक दरबार कहते थे। नागभट्ट प्रथम को तो नागावलोक और इनके दरबार को नागावलोक दरबार कहते थे। इन्होंने भीनमाल को चावंडों से जीता था तथा भीनमाल को राजधानी बनाया। तो ये किनको राजधानी बनाते हैं? भीनमाल को, जिसे श्रीमाल कहते थे, उसको राजधानी बनाते हैं। बाद में उज्जैन को भी इन्होंने राजधानी बनाया था। जो हरिश्चंद्र थे मंडोर शाखा वाले, वो तो मंडोर को बनाते हैं राजधानी। फिर उनके बाद में आए थे नागभट्ट प्रथम, तो ये मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाते हैं। और जो भीनमाल वाली शाखा है गुर्जर प्रतिहारों की, तो उसके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। और इन्होंने भीनमाल को राजधानी बनाया और बाद में किसको बनाते हैं? उज्जैन को राजधानी बनाते हैं। मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें नागभट्ट प्रथम को नारायण और मल्लेच्छों को नाश करने वाला कहा गया है। क्या कहा गया है? मल्लेच्छों का नाश करने वाला कहा गया है। ये किसकी प्रशस्ति है? मिहिर भोज की। और कौन सी प्रशस्ति है? ग्वालियर प्रशस्ति है। उसमें नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया है? नारायण और मल्लेच्छों का नाश करने वाला कहा गया है। अरब शासकों को हराया और इनको क्या करते? सिंधु नदी के पश्चिम की ओर खदेड़ने का ये काम करते हैं। सिंधु नदी के पश्चिम की ओर उनको भगाते हैं। इनके बाद में आते हैं वत्सराज। ये देवराज के पुत्र थे और प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र थे। और वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो कौन है? वत्सराज माने जाते हैं। वत्सराज के काल में ओसिया में भगवान महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण हुआ और इनके समय जिनदत्त सूरी ने हरिवंश पुराण व उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की। और ये कुवल्यमाला और ये जिनदत्त सूरी के जो ग्रंथ है इनको एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की थी और जिनदत्त सूरी हरिवंश पुराण की रचना करते हैं। और ये किन के समय के हैं? वत्सराज के समय के हैं। और कुवल्यमाला ग्रंथ में वत्सराज को रणहस्तिन कहा गया है। कुवल्यमाला में वत्सराज को क्या कहा गया है? तो रणहस्तिन कहा गया है। और ये दोनों ग्रंथ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना। जिनदत्त सूरी का तो है हरिवंश पुराण और उद्योतन सूरी का है कुवल्यमाला। फिर होता है वत्सराज के समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। क्या होता है? त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। वत्सराज के समय कन्नौज पर अधिकार करने के लिए बंगाल से कौन? पाल और दक्षिण से राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश करीब 100 साल तक संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए बंगाल का पाल वंश और दक्षिण का राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार करीब 100 वर्षों तक संघर्ष करते हैं आपस में। और ये संघर्ष वत्सराज के समय ही शुरू होता है।
इस संघर्ष का प्रारंभ कौन करता है? वत्सराज ने किया था। उन्होंने पाल जो नरेश धर्मपाल थे उनको कन्नौज के इंदिरा युद्ध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। क्या करते हैं ये? कन्नौज पर वत्सराज अधिकार कर लेते हैं। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को हराकर अपने राष्ट्रकूट चिन्ह जो एम्बलम, क्या बोलते हैं राष्ट्रकूट चिन्ह था, राष्ट्रकूट का कुल चिन्ह क्या था? एम्बलम था, जिसमें क्या करवाया था उन्होंने? गंगा और यमुना के चिन्हों को भी शामिल किया था। फिर आते हैं नागभट्ट द्वितीय। कन्नौज के शासक चक्रायुध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज का शासक कौन था? चक्रायुध है, और उसको हराते हैं और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं और प्रतिहारों की प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित करते हैं। कौन? नागभट्ट द्वितीय। बकुला के अभिलेख में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, ये इनकी उपाधि मिलती है। कौन से अभिलेख में मिलती है? बकुला का जो अभिलेख है उसमें नागभट्ट द्वितीय की एक उपाधि मिलती है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। तो इस उपाधि का नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये किस अभिलेख में मिलती है? तो ये मिलती है बकुला अभिलेख में। ये उपाधि मंडोर युद्ध के बाद बंगाल के जो पाल शासक थे उनको हराकर धारण करते हैं। किनको? जो बंगाल के पाल शासक धर्मपाल थे उनको हराते हैं नागभट्ट द्वितीय, और फिर ये उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। नागभट्ट द्वितीय से वंशज गुर्जर प्रतिहार वंश कहे जाने लगे थे। नागभट्ट द्वितीय के जो वंशज थे वो क्या कहे जाने लगे? गुर्जर प्रतिहार वंशज कहे जाने लगे। इनके बाद में आते हैं मिहिर भोज प्रथम। इनका समय था 836 से 885 ईस्वी। क्या था इनका समय? 836 से 885 ईस्वी। इनके पिता रामभद्र, ये अपने पिता की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं, और ये प्रतिहारों के पितृहंता कहे जाते हैं। मिहिर भोज क्या करते हैं? अपने पिता रामभद्र की हत्या कर देते हैं, और प्रतिहारों के जो पितृहंता है वो कौन है? मिहिर भोज प्रथम है। बंगाल के शासक देवपाल, राष्ट्रकूट के नरेश कौन थे? ध्रुव कृष्ण द्वितीय को ये पराजित करते हैं। बंगाल के शासक थे देवपाल और राष्ट्रकूट के शासक कौन थे? ध्रुव कृष्ण द्वितीय थे। इनको ये पराजित करते हैं। जो अरब यात्री सुलेमान था इनके समय भारत आए और भोज के जो कुशल प्रशासन था और शक्तिशाली सेना थी उसकी प्रशंसा की थी। अरब यात्री सुलेमान था, वो मिहिर भोज प्रथम के समय, किनके समय आता है? मिहिर भोज प्रथम के समय भारत आता है और इनके कुशल प्रशासन और शक्तिशाली सेना की क्या करता है? प्रशंसा करता है। सुलेमान ने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक और इस्लाम का शत्रु कहा था। तो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक और इस्लाम का शत्रु किसने कहा था? सुलेमान ने कहा था मिहिर भोज को। किसको कहा था? मिहिर भोज प्रथम को। मिहिर भोज की उपाधियां देख लेते हैं। आदिवरा, ये ग्वालियर अभिलेख में इनकी ये उपाधि मिलती है। प्रभास, ये दौलतपुरा अभिलेख में इनकी ये उपाधि है। अब इनकी कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कृत्य, कल्पतरु, राजमार्तंड, सरस्वती कंठाभरण, भोज चंपू, तत्व प्रकाश, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। अब देखते हैं ग्वालियर प्रशस्ति। गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है जो तिथि विहीन है। क्या है? ये गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित तो है पर इसमें किसी की तिथियां नहीं दी गई है कि कौन सा शासक कब किसका जन्म होता है, कब कौन शासक बनता है। ठीक है, तो ये तिथि विहीन है ग्वालियर प्रशस्ति। मिहिर भोज के शासनकाल में इसकी रचना होती है ग्वालियर प्रशस्ति की। क्या होती है? मिहिर भोज के समय ही ग्वालियर प्रशस्ति की रचना होती है। इसी में ही नागभट्ट प्रथम को नारायण और मल्लेच्छों का नाशक कहा गया था। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति सौमित्री लक्ष्मण से मानी जाती है। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो लक्ष्मण से मानी जाती है। जो मेवाड़ वाले शासक थे वो अपने आप को राम का वंशज मानते थे, और जयपुर वाला वंश किसको? अपने आप को जो राम के पुत्र कुश थे उनके वंशज मानते थे। वैसे ही जो गुर्जर प्रतिहार है इनकी उत्पत्ति लक्ष्मण से मानी जाती है। इनके बाद आते हैं महेंद्र पाल प्रथम। इनके गुरु या दरबारी कवि कौन थे? राजशेखर थे। कौन थे महेंद्र पाल प्रथम के गुरु और दरबारी कवि? राजशेखर थे। उन्होंने कर्पूर मंजरी,
काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, हरविलास और भुवन कोश ग्रंथों की रचना की। जो महेंद्रपाल प्रथम के गुरु भी थे और दरबारी कवि भी थे राजशेखर, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, ये काव्य मीमांसा कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बाल भारत, हरविलास, भुवन कोश, इन ग्रंथों की रचना राजशेखर करते हैं। महमूद गजनवी ने 1018 में प्रतिहार शासक राजपाल, प्रतिहार शासक कौन है? राजपाल को पराजित करता है कौन? महमूद गजनवी। और कब करता है? 1018 में। प्रतिहार शासक था राजपाल, उसको पराजित करता है। और इनके पुत्र कौन थे? त्रिलोचन पाल। कौन थे? त्रिलोचन पाल को भी पराजित करते हैं। जो राज्यपाल थे, इनके पुत्र त्रिलोचन पाल थे, उनको भी ये पराजित करते हैं महमूद गजनवी। और त्रिलोचन पाल को राजधानी कन्नौज से बारी को बनाया है। क्या करते हैं? त्रिलोचन को भी पराजित किया। और त्रिलोचन पाल ने क्या करता है कि राजधानी कन्नौज से किसे बना लेता है? बारी को राजधानी बना लेता है। कन्नौज से बारी को राजधानी बना लेता है। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय, कौन? कृष्ण तृतीय ने भी गुर्जर प्रतिहारों पर आक्रमण जारी रखे। राष्ट्रकूट नरेश था। कृष्ण तृतीय वो भी क्या करता है? गुर्जर प्रतिहारों पर आक्रमण जारी रखता है। राष्ट्रकूट का था और गुर्जर प्रतिहारों पर करता है यह आक्रमण। प्रतिहारों की शक्ति समाप्त होती गई। धीरे धीरे क्या है कि निरंतर ये आक्रमण होते हैं तो धीरे धीरे शक्ति कम हो जाती है। वैसे ही प्रतिहारों की शक्ति समाप्त होती गई। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? तो यशपाल हुआ था। कौन हुआ था अंतिम शासक? यशपाल हुआ था गुर्जर प्रतिहारों का। और जो मेवाड़ वाला था उनके कौन हुए थे? महाराणा भूपाल सिंह थे। मेवाड़ वाला जो हमने पीछे वाला वीडियो देखा तो उनका अंतिम शासक कौन हुए थे? तो भूपाल सिंह थे, महाराणा भूपाल सिंह ने। ऐसे बीच बीच में पीछे वाले टॉपिक बीच बीच में कवर ऐसे रिकॉल करते हैं तो हमें वो चीजें ज्यादा याद रहती है, तो इसलिए मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया। कौन करता है? प्रभाकर वर्धन गुर्जरों को क्या करता है? पराजित किया। और हर्षवर्धन ने भी, जो हर्षवर्धन है उसने क्या किया? गुर्जरों से भीनमाल छीन लिया था। क्या छीन लिया था? भीनमाल छीन लिया था। और भीनमाल को राजधानी कौन बनाता है? जो नागभट्ट प्रथम था वो क्या करता है? भीनमाल को अपनी राजधानी बनाता है, फिर उज्जैन को बनाता है वो नागभट्ट प्रथम। तो क्या करता है यहाँ? प्रभाकर वर्धन गुर्जरों को पराजित करता है और हर्षवर्धन ने गुर्जरों से भीनमाल को छीन लिया था। कौन छीनता है? जो हर्षवर्धन हुआ था वो गुर्जरों से भीनमाल को छीन लेता है। राजौरगढ़ अलवर में भी गुर्जर प्रतिहार वंश था। कहाँ? राजौरगढ़ जो अलवर में है वहां भी गुर्जर प्रतिहार वंश था। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था? तो मंथन देव था यहाँ का। राजौरगढ़ में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? तो मंथन देव था। मंडोर शासक सिल्लुक ने वल्लभ देश के देवराज भाटी को हराया। जो मंडोर शासक सिल्लुक थे उन्होंने क्या किया? वल देश के देवराज भाटी को हराया। गुर्जर प्रतिहार वंश में शासन को प्रांतों में विभाजित किया। क्या करता है गुर्जर प्रतिहार वंश है? वो शासन को प्रांतों में अलग अलग, जैसे अभी अपने स्टेट चल रहे हैं इस प्रकार अलग स्टेट का अलग से विभाजन कर दिया, प्रांतों में विभाजित किया गुर्जर प्रतिहार वंश ने शासन को। और उसके पदाधिकारी को राजपुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसने शासन को प्रांतों में विभाजित किया और उसका जो पदाधिकारी होता था उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं राजपुरुष। क्या कहते हैं? राजपुरुष कहते हैं। फिर हवेनसांग, जिसको युआन चवांग भी कहते हैं, ये चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के समय, किनके समय भारत आता है? हर्षवर्धन के समय भारत आए थे 630 ईस्वी में। और इनकी पुस्तक थी हवेनसांग की सीयू की। क्या नाम था पुस्तक का? सीयू की।
और इसे ये यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो ह्वेनसांग को कहते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल को पोलो मोलो बताया। जो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी भीनमाल, उसे क्या बोलता है? ये ह्वेनसांग पोलो मोलो बोलता है। और जो गुर्जर राज्य था उसे क्या बोलता है? कुचिलो। कुचिलो अपन ऐसे भी शब्द बोलते हैं ना, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, कुचिलो। ठीक है, ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, ठीक है, ये भारत आते हैं 630 ईस्वी में और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। और गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल को तो ये पोलो मोलो बताते हैं और जो गुर्जर राज्य था उसे कुचिलो कहते हैं। अब पढ़ते हैं भरतपुर का जाट राज्य। जाट वंश, भरतपुर का जाट वंश, ये भगवान राम के जो भाई थे भरत, उनके नाम पर भरतपुर इनका नाम पड़ा था। भगवान राम के भाई कौन थे? भरत थे, उन्हीं के नाम पर भरतपुर नाम पड़ा। और सिनसिनवार जाट गोत्र ने शासन किया था। कौन सा जाट गोत्र था? सिनसिनवार जाट गोत्र ने शासन किया था। इनके कुल देवता कौन थे? लक्ष्मण के लक्ष्मण जी थे। कौन थे इनके कुल देवता? लक्ष्मण जी थे। और एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ है? भरतपुर में है। लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? भरतपुर में है। इनकी कुल देवी कौन थी? राजेश्वरी माता थी। और इनका मंदिर मंदिर लोहागढ़ दुर्ग में है। जो ये इनकी कुल देवी है राजेश्वरी माता, इनका मंदिर कहाँ है? जो लोहागढ़ दुर्ग बना हुआ है उसके अंदर है। भरतपुर धौलपुर रियासत में जाट वंश का शासन था। जो भरतपुर और धौलपुर रियासत थी उसमें जाट वंश का शासन था। गोकुल जाट, औरंगजेब की नीतियों के विरोध में 1669 में गोकुल जाट के नेतृत्व में मथुरा में जाट विद्रोह हुआ। कहाँ होता है? मथुरा में जाट विद्रोह होता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? गोकुल जाट। ठीक है। और तिलपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली खान ने गोकुल जाट को बंदी बना लिया था। क्या करते हैं? जो मुगल फौजदार थे हसन अली खान, वो क्या करते हैं? गोकुल जाट को बंदी बना लेते हैं। और ये गोकुल जाट के नेतृत्व में ही मथुरा में जाट विद्रोह होता है औरंगजेब की नीतियों के विरोध में। फिर आते हैं राजा राम जाट। गोकुल जाट के बाद राजा राम जाट ने जाटों का नेतृत्व किया था। तो गोकुल जाट के बाद राजा राम ने जाटों का नेतृत्व किया था। सिकंदरा आगरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और वहां से क्या करते हैं? अकबर की जो हड्डियां थी उनको निकालकर हिंदू अपने रीति रिवाज से दाह संस्कार करते हैं। उस प्रकार उस हड्डियों को हिंदू रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार करते हैं अकबर का। और जयपुर शासक बिशन सिंह ने इसका विद्रोह को दबाया था। जयपुर के जो शासक बिशन सिंह हैं वो क्या करते? इस विद्रोह को दबाते हैं। चूड़ामन जाट, भरतपुर में जो स्वतंत्र जाट राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य के संस्थापक चूड़ामन जाट माने जाते हैं। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के आदेश पर सवाई जयसिंह ने थून का किला छीनकर चूड़ामन के विद्रोह को दबाया था। तो चूड़ामन के विद्रोह को कौन दबाते हैं? तो सवाई जयसिंह इनसे क्या करते हैं? चूड़ामन से थून का किला छीन लेते हैं और चूड़ामन के विद्रोह को दबा देते हैं। ये क्या करते हैं? विष खाकर या जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। फिर आते हैं महाराजा बदन सिंह। कौन आते हैं? महाराजा बदन सिंह। चूड़ामन के ये भतीजे थे। बदन सिंह को जयपुर शासक सवाई जयसिंह ने डीग की जागीर दी और ब्रजराज की उपाधि दी। ये चूड़ामन के क्या थे? चूड़ामन जाट के भतीजे थे। और बदन सिंह को क्या करता है जयपुर के शासक सवाई जयसिंह? डीग की जागीर देते हैं और ब्रजराज की उपाधि देते हैं। डी को अपना निवास स्थान बनाते हैं बदन सिंह। और भरतपुर के जाट वंश का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं बदन सिंह। कौन माने जाते हैं? भरतपुर के जो जाट वंश था उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो उसके वास्तविक संस्थापक बदन सिंह माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बदन सिंह माने जाते हैं। बदन सिंह ने डीग, कुम्हेर, भरतपुर इनमें क्या दुर्ग बनाए थे। महाराजा सूरजमल, इनको कौन नहीं जानता है? ठीक है, इनके बारे में सब जानते हैं। ठीक है, तो इनका समय था 1756 से 1763 ईस्वी। इन्हें क्या कहते हैं? जाटों का प्लेटो या जाट यूलिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? जाटों का प्लेटो इनके उपनाम थे और जाट यूलिसेस कहते हैं। इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम
सुजान सिंह था। तो ऐसे पूछ सकते हैं महाराजा सूरजमल का बचपन का क्या नाम था, या मूल नाम क्या था, तो सुजान सिंह था। सूरजमल से सुजान सिंह थे पहले। अपने पिता बदन सिंह के शासनकाल में ही ये क्या करते हैं, कार्यभार संभालने लग जाते हैं और खेमकरण जाट को हराते हैं 1733 में, और कच्ची गड्डी के स्थान पर भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाते हैं। पहले ये कहाँ बनना था, कच्ची गड्डी थी, ये कच्ची ईंटों का बना हुआ था, उसके स्थान पर भरतपुर में नए किले लोहेगढ़ का निर्माण करवाते हैं सूरजमल। जयपुर शासक सवाई जैसे की मृत्यु के बाद जो ईश्वरी सिंह हैं उनकी ये सहायता करते हैं शासक बनने में। 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध महाराजा सूरजमल क्या करते हैं कि मराठों के पक्ष में लड़ने गए थे। क्या करते हैं, 1760 में जो अहमद शाह अब्दाली था उसके विरुद्ध जो सूरजमल थे वो मराठों के पक्ष में लड़ने गए थे। मगर क्या होता है, मराठा जो सेनानायक था सदाशिव भाव, उनसे उनके व्यवहार से ये नाराज हो जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, वापिस आ जाते हैं, युद्ध से नाराज होकर वापस भरतपुर आ जाते हैं। पानीपत के तीर्थ युद्ध में मराठों की पराजय के बाद मराठों को महाराजा सूरजमल ने क्या दी, शरण दी और उनकी सहायता करते हैं। पानीपत के तीर्थ युद्ध में जब मराठों की पराजय हो जाती है तो ये क्या करते हैं, मराठों को शरण और सहायता देते हैं। 1763 में नजीम खां रुहेला जिसे नजीबुद्दौला के विरुद्ध युद्ध करते हुए ये क्या प्राप्त, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। 1763 में नजीब खां रुहेला नजीबुद्दौला के विरुद्ध युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब देख लेते हैं पानीपत के जो 3 युद्ध हुए थे उनके बारे में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो होता है 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। इसमें बाबर की विजय होती है। प्रथम युद्ध में कौन जीतता है, बाबर जीतता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। फिर देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है 5 नवंबर 1556 को। कब होता है, 5 नवंबर 1556 को। बेरम खां जो अकबर का संरक्षक था और हेमू हकीम खां सूरी का सेनापति था के मध्य होता है। और इसमें किसकी जीत होती है, क्योंकि मूल शासक कौन था, अकबर था, तो इसमें अकबर की विजय होती है। पहले वाले में कौन जीतता है, बाबर जीतता है प्रथम युद्ध में, दूसरे में अकबर जीतता है और हेमू को अलवर का शासक बना दिया जाता है पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद। फिर आता है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है 14 जनवरी 1761 को। ये दोनों 1500 में होता है, एक 26 में होता है, एक 56 में होता है। दूसरा वाला ये होता है 14 जनवरी को और 1761 को होता है। मराठा सेनापति थे सदाशिवराव भाव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। क्या होती है, अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। और पानीपत के तीसरे युद्ध में ही जो महाराजा सूरजमल है वो युद्ध में भाग लेने जाते हैं, मराठों के पक्ष में लड़ने के लिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद साहब।